अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर कोई रिस्क का एरिया हमने स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है कवर कर लिया, इंटरनल ऑडिट क्या है वो कवर कर लिया और हमने स्टार्ट किया था रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी या रोल ऑफ रिस्क कमेटी क्या थे। कोई 6 पॉइंट थे। क्या डिफाइनिंग रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी, हाउ मच रिस्क अ कंपनी कैन अफोर्ड, जो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। क्या थे वो दो फैक्टर्स? एक ओवरऑल अप्रोच टूवर्ड्स रिस्क मीन रिस्क एटीट्यूड, जो दो तरह के हो सकती हैं, रिस्क सीकर या फिर रिस्क अवर्स, और दूसरा रिस्क कैपेसिटी, हाउ मच रिस्क अ कंपनी कैन बियर इन मनी टर्म्स। और उसके बाद क्या करना, हमें बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो ऑपरेशन हैं, चाहे वो कंप्लायंस है। और हमें क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है रिस्क को। कैसे प्रायोरिटाइज करना है? अल्टीमेटली रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली। एंड देन हमें कंट्रोल करना है रिस्क को। कंट्रोल कैसे करना है? उसके लिए हमने टारा फ्रेमवर्क यूज करना है। रिस्क की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को देखते हुए हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट है तो अवॉइड करना है, लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट है तो एक्सेप्ट करना है, प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट लो है तो रिड्यूस करना है, कंट्रोल पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली चलना है, और अगर इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी लो है तो ट्रांसफ़र करना है या शेयर करना है इंश्योरेंस। उसके बाद क्या करना है, हमने मॉनिटर करना है कि जो कंट्रोल करने की पॉलिसीज डिफाइन की गई हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं नहीं कर रही। और उसके बाद रिस्क को क्या करना है, रिपोर्ट भी करना है। स्पेशली अगर आप सॉक्स की कंप्लायंस कर रहे हो तो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट देना कंपलसरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। क्या ख्याल है? ये चीज़ें अभी तक हम कवर कर चुके। एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस की तरफ मूव कर जाएंगे। सो एक टॉपिक हमें मिलेगा रिस्क मैनेजर के नाम से। रिस्क मैनेजर। सो कौन है जी रिस्क मैनेजर? वो कहते हैं जी रिस्क मैनेजर कौन है? रिस्क मैनेजर जो है वो मेंबर ऑफ रिस्क कमेटी है, मेंबर ऑफ रिस्क कमेटी है। और रिस्क कमेटी में हमने क्या देखा था जी, एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव दोनों तरह के डायरेक्टर होते हैं, मेजॉरिटी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होने चाहिए। तो रिस्क मैनेजर कौन है? मेंबर ऑफ रिस्क कमेटी है, लेकिन डायरेक्टर का लेवल क्या होता है, स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल या ऑपरेशनल? स्ट्रेटेजिक। लेकिन ये ऐसा मेंबर है जिसका रोल जो है वो स्ट्रेटेजिक नहीं है, इसका रोल है कहाँ पे, एट ऑपरेशनल लेवल, एट ऑपरेशनल लेवल। क्या इसने ऑपरेशन लेवल पे चेक करना है? इसने ऑपरेशन लेवल पे जो है वो मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क करनी है। रिस्क की मॉनिटरिंग मीन देखना है कि वो जो रिस्क को डिफाइन करने की पॉलिसीज डिफाइन की गई हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं कर रही। इसके अलावा इसने क्या करना है, एट ऑपरेशन लेवल जो है वो आइडेंटिफाई एंड क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है, मीन इवैल्यूएट करना है रिस्क को। इसके अलावा इसने क्या करना है, रिस्क की रिपोर्टिंग भी करनी है। किसको? बोर्ड को या फिर रिस्क कमेटी को। रिपोर्टिंग रिस्क टू रिस्क कमेटी, ताकि उसके अकॉर्डिंगली क्या की जा सके, पॉलिसीज बनाई जा सके। सो रिस्क मैनेजर कौन है? मेंबर ऑफ रिस्क कमेटी है जिसका रोल एट ऑपरेशन लेवल है रादर देन स्ट्रेटेजिक। और क्या मेनली रोल है, मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क करना, मीन रिस्क की पॉलिसीज को देखना प्रॉपर्ली फॉलो इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, हेल्प करना मैनेजमेंट को या रिस्क कमेटी को टू इंप्लीमेंट क्या रिस्क पॉलिसीज, और क्या करना, आइडेंटिफाई इवैल्यूएट करना न्यू बिजनेस रिस्क जो फेस करना पड़ रहे हैं, और रिपोर्ट करना रिस्क टू द रिस्क कमेटी। एक छोटा सा टॉपिक रिस्क मैनेजर। आए अब हम कुछ किट में से क्वेश्चंस कवर करने की तरफ चलते हैं। सो बीपीपी किट में क्वेश्चन आपको मिलेगा H&Z के नाम से। H&Z देखें कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है मेरे पास। बीपीपी किट में क्वेश्चन नंबर 20 है, H&Z। कोई 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। पार्ट A 1 है 4 मार्क्स, पार्ट A 2 है फॉर 4 मार्क्स,
पार्ट बी है फॉर 6 मार्क्स एंड पार्ट सी 1 और 2 मिला के 4, 7, 11 मार्क्स और ऑल टुगेदर 25 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या करना आपको, पार्ट A1 डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ अ रिस्क मैनेजर फॉर 4 मार्क्स। रिस्क मैनेजर का रोल जो है वो ऑन जनरल 4 नंबर के लिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। रटा क्या ख्याल है, एक दफ़ा आंसर रीड करके लिख लेना है। एंड पार्ट 2 A2 कहता है जी असेस जॉन पेंटानॉल्स। जॉन पेंटानॉल्स कौन है हमें नहीं पता, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रोल पढ़ते हैं, कौन है जॉन पेंटानॉल और क्या कर रहा है। सो क्या कहता है जी, सिनेरियो जॉन पेंटानॉल वाज अपॉइंटेड एज रिस्क मैनेजर एट H&Z कंपनी अ ईयर अगो एंड ही डिसाइडेड दैट हिज फर्स्ट टास्क वाज टू एग्जामिन द रिस्क दैट फेस द कंपनी। तो रिस्क एग्जामिनेशन करना, मॉनिटरिंग करना, यस इसका काम है। ही कंक्लूडेड दैट द कंपनी फेस्ड 3 मेजर रिस्क which he assessed by examining the impact that would occur if each risk were to materialize. रिस्क मटीरियलाइजिंग बोलते हैं रिस्क की अकरेंस को। So he assessed risk 1 as being of low potential impact, as even if it materialized, it would have little effect on the company's strategy. Risk 2 was assessed as being of medium potential impact, while a third risk, risk 3, was assessed as being of very high potential impact. तो 3 रिस्क उसने आइडेंटिफाई किए, 1, 2, 3 और उनके इम्पैक्ट उसने आइडेंटिफाई कर लिए। When John realized the potential impact of risk 3 materializing, he issued urgent advice to the board to withdraw from the activity that gave rise to risk 3 being incurred. तो जैसे ही उसने देखा रिस्क 3 का इम्पैक्ट हाई है और उसने कहा अगर ये मटीरियलाइज होता है तो बोर्ड को क्या करना चाहिए, इस एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए, अवॉइडेंस। In the advice, he said that the impact of risk 3 was potentially enormous and it would be irresponsible for H&Z company to continue to bear that risk. पहली बात तो ये है कि रिस्क मैनेजर का काम जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशन देना है, फाइनल डिसीजन नहीं। फाइनल डिसीजन किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या रिस्क कमेटी एज ए होल। और दूसरा आपने क्या करना है, सिर्फ रिस्क बताते वक्त इम्पैक्ट नहीं देखना, आपने उनकी प्रोबेबिलिटी भी देखना होती है। क्या इसने प्रोबेबिलिटी देखी ना, क्या कह रहा है, तो इसका रोल क्या है, मेनली मॉनिटर करना रिस्क जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, बोर्ड को क्या करना या रिस्क कमेटी को कम्युनिकेट करना और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट सजेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करना, रादर देन फाइनल डिसीजन। क्यों, फाइनल डिसीजन किसका होता है, बोर्ड एज ए होल या कमेटी का। तो यहाँ पे शायद ये रोल अपना प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा किसका रोल है, क्या ख्याल है, स्ट्रेटेजिक लेवल का रोल नहीं है। डिसीजन कहाँ पे होगा, स्ट्रेटेजिक लेवल पे। The company commercial director Jane Zylan said that John Pentanol and his job at H&Z company were unnecessary and that risk management was very expensive for the benefits achieved. She said that all risk managers do is to tell people what cannot be done and that they are pessimist by nature, डरे हुए होते हैं। She said she wanted to see entrepreneurial risk taker in H&Z company and not risk manager who she believed intend to discourage people. क्यों, बिजनेस नाम ही रिस्क टेकिंग का है और हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होता है। अगर आप हर चीज़ को अवॉइड करते रहोगे तो बिजनेस नहीं कर सकोगे। तो ठीक बात है उसकी भी। John replied that it was his job to eliminate all of the highest risk at H&Z company. नहीं, इसका काम रिस्क को एलिमिनेट करना नहीं, रिस्क की मॉनिटरिंग करना है। एलिमिनेट करना है या नहीं करना है ये बोर्ड डिसाइड करेगा। तो अपना रोल प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। He said that all risk was bad and need to be eliminated if possible. If it couldn't be eliminated, then it should be minimized. नहीं भाई, पहले आपने क्या करना है, कोशिश करनी है अगर कंट्रोल्स के थ्रू मिनिमाइज हो सके। हाँ, अगर मिनिमाइज नहीं होता तो फिर आपने एलिमिनेशन की तरफ जाना है। और ये क्या कह रहा है, पहले हमें एलिमिनेट करना चाहिए। एलिमिनेट करने का मतलब एक्टिविटीज़ बंद कर देनी चाहिए और जब एक्टिविटी बंद कर दी तो फिर मिनिमाइज तो हो ही नहीं सकता ना।
तो पहले मिनिमाइजिंग देखनी है कि आप रिड्यूस कर सकते हो या नहीं कर सकते थ्रू कंट्रोल पॉलिसी या ट्रांसफ़र शेयर करके। अगर नहीं होता तो फिर आपने एलिमिनेशन की तरफ जाना है। तो यहाँ पे भी ये अंडरस्टैंड अपना रोल प्रॉपर्ली नहीं कर रहा कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? He also added that the risk manager has an important role to play in an organization risk management। ठीक है, important रोल है, लेकिन सॉरी आप अपना रोल प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो ये 2 पॉइंट डिस्कस किए जा सकते हैं पार्ट A2 में। क्या ख्याल है? एक मिनिमाइजेशन पहले, फिर एलिमिनेशन, और दूसरा रिस्क एलिमिनेट करना नहीं, रिस्क को मॉनिटर करना है और उसकी पॉलिसीज ऑप्शंस जो हैं वो देनी है मैनेजमेंट को, ताकि बोर्ड डिसाइड करे कि हम एलिमिनेट करना है या नहीं करना। सो पार्ट A1, पार्ट A2 फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स अटेम्प्ट हो सकता है। क्या ख्याल है? पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू अ रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क। रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या है? रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क बोलते हैं टारा फ्रेमवर्क को। कौन सा फ्रेमवर्क? टारा फ्रेमवर्क, जहाँ पे हमने क्या लिया था कि 2 फैक्टर लिए थे। एक हमने इम्पैक्ट या सेवेरिटी ऑफ रिस्क ली थी, लो या हाई, और दूसरा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ली थी, लो या हाई। और अगर दोनों लो हैं तो उस सूरत में हमने क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। दोनों हाई हैं तो उस सूरत में हमने क्या करना है? अवॉइड करना है। अगर प्रोबेबिलिटी लो, इम्पैक्ट हाई है तो हमने क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। और अगर इम्पैक्ट हाई, प्रोबेबिलिटी लो है तो फिर हमने क्या करना है? रिड्यूस करना है। क्या हमने देखा जी? प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट लो, एक्सेप्ट हाई, दोनों अवॉइड। इम्पैक्ट हाई है तो ट्रांसफ़र, अगर प्रोबेबिलिटी हाई है तो रिड्यूस करना है। तो अब आपने करना क्या है पार्ट बी में? पार्ट बी में वो कहते हैं जी, विद रेफरेंस टू आर रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क में टारा फ्रेमवर्क एज एप्रोप्रिएट क्रिटिसाइज जॉन्स एडवाइस दैट H&Z शुड विड्रॉ फ्रॉम द एक्टिविटी दैट इनकर रिस्क 3। तो पहली बात तो जॉन ने क्या किया जी कि एक्टिविटी जो है रिस्क 3 वाली जो है वो उसका इम्पैक्ट हाई है तो इसलिए अवॉइड कर देना चाहिए। क्या ख्याल है? जबकि नहीं, अगर इम्पैक्ट हाई है और साथ प्रोबेबिलिटी भी हाई है तो फिर आपको अवॉइडेंस पे जाना चाहिए। वैसे भी अवॉइडेंस एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्यों? बिजनेस नाम है रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ का, और अगर आप अवॉइड करते जाओगे तो कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्या ख्याल है? हाँ, आपको देखना है अगर उसका इम्पैक्ट हाई है लेकिन साथ प्रोबेबिलिटी लो है, इम्पैक्ट हाई है लेकिन प्रोबेबिलिटी लो है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ट्रांसफ़र की तरफ जाना चाहिए। और ये उसने कंसीडर ही नहीं किया, उसने सिर्फ इम्पैक्ट को देखा है, उसने प्रोबेबिलिटी को देखा ही नहीं है। क्या ख्याल है? हाँ, अगर इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी दोनों हाई हैं तो फिर भी अवॉइडेंस रेजिजुअल रिस्क की सूरत में बनती है, रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज। हमें कोशिश करना चाहिए जिस हद तक भी हो सके हम क्या कर सकें, पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स के थ्रू उसे रिड्यूस करके चल सकते हैं अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती तो। क्या ख्याल है? 6 नंबर के लिए टारा फ्रेमवर्क बनाएंगे और फिर ये 2-3 बातें करेंगे। ठीक हो गया? पार्ट सी के ऊपर एक छोटी सी लाइन है। जेन ज़ाइलन जो कंपनी की कमर्शियल डायरेक्टर थी, एक्सप्रेस्ड अ पर्टिकुलर व्यू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन H&Z कंपनी। जो उसने अच्छा खासा रोला, पेसिमिस्ट बाय नेचर हैं, फजूल हैं, डिस्करेज करते हैं। शी आल्सो सेड दैट शी वांटेड टू सी एंटरप्रेन्योरल रिस्क टेकर। क्या चाहती है? रिस्क टेकर चाहती है, रिस्क सीकर चाहती है, रिस्क अवर्स, रिस्क अवॉइडर नहीं चाहती। Part C1 for 4 marks, define entrepreneurial risk. What is entrepreneurial risk? ये entrepreneurial कौन होता है? डिसीजन मेकर, जो डिसीजन करने वाला है, बिजनेस को चलाने वाला है। तो एंटरप्रेन्योरल रिस्क क्या होगा? रिस्क टू द बिजनेस। किस वजह से? कि जो एंटरप्रेन्योरल है इसकी गलत स्ट्रैटेजीज, गलत डिसीजन, गलत प्लानिंग की वजह से जो बिजनेस को रिस्क हुआ वो क्या है? एंटरप्रेन्योरल रिस्क। तो रिस्क टू द बिजनेस ड्यू टू बैड स्ट्रैटेजीज adopted by the entrepreneur by not considering all the factors into account. Risk to the business due to bad strategies adopted by the entrepreneur by not considering all the factors into account. तो उसे क्या नाम देंगे? Entrepreneurial risk. And explain why it is important to accept entrepreneurial risk in business organization.
तो बिजनेस में एंटरप्रेन्योरल रिस्क की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बिजनेस नाम है रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ का, और हायर द रिटर्न होता है। और वैसे भी अगर आप बिजनेस मैनेज करने जा रहे हो तो आपको कंपटीशन को डील करने के लिए, नई इनोवेशन को अडॉप्ट करने के लिए रिस्क सीक करना पड़ता है। दैट्स वाई एंटरप्रेन्योरल रिस्क टेकर आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन रादर देन रिस्क अवर्स एंटरप्रेन्योरल। तो 4 नंबर के लिए बात भी की जा सकती है, क्या ख्याल है? इन पार्ट C2 फॉर 7 मार्क्स, क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, इवैल्यूएट पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? जेम्स आइलैंड्स व्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पहले उसकी फेवर में बातें करें कि उसने जो बातें की हैं ठीक है, और फिर अगेंस्ट बातें करें। तो पहले आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ जेम्स आइलैंड व्यूज। यस शी इज़ एक्यूरेट बिकॉज जॉन पेंटानॉल क्या कर रहा था, सिर्फ इम्पैक्ट को देख के जो है वो डिसीजन दे रहा है, प्रॉबिलिटी को देख ही नहीं रहा। और अगर प्रॉबिलिटी को देखता तो शायद वो कोई डिफरेंट ऑप्शन भी देता। तो उस सूरत में यस जेम्स आइलैंड्स के व्यू जो है वो एक्यूरेट है। जॉन पेंटानॉल क्या कर रहा है, जस्ट अवॉइडेंस के ऑप्शन दे रहा है और एलिमिनेशन के ऊपर चल रहा है, रिडक्शन को देख ही नहीं रहा। हाँ, अगर वो रिडक्शन को देख रहा था तो माइट भी कोई डिफरेंट सॉल्यूशन भी देता एक्टिविटी 3 से रिलेटेड। तो यस जॉन पेंटानॉल के अगेंस्ट जेम्स आइलैंड के व्यूज़ एक्यूरेट है। उसके बाद अगेंस्ट बातें कर दें, नहीं 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 नहीं, रिस्क मैनेजर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसने रिस्क की मॉनिटरिंग करना होती हैं, ये अननेसेसरी ओवरहेड्स नहीं हैं। तो जेम्स आइलैंड के व्यूज़ अगेंस्ट जो है वो रिस्क मैनेजर एक्यूरेट नहीं है, क्या ख्याल है? हाँ, रिस्क मैनेजर थोड़ी कॉस्ट आती है, लेकिन कॉस्ट के अगेंस्ट ये बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। क्यों? अगर कोई रिस्क राइज होता है, स्पेशली लाइक एक्टिविटी 3, और उसका इम्पैक्ट हैवी आता है, तो अगर कोई रिस्क मैनेजर जैसे लोग नहीं है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रिस्क को मैनेज नहीं कर सकेगी। यस, कॉस्ट आती है लेकिन बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो उस सूरत में जेम्स आइलैंड्स के व्यूज़ रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट अच्छे नहीं हैं। तो 2 बातें फेवर में कर दें, 2 अगेंस्ट कर दें, और मिला के यूं हम कोई ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्या? चलें आगे। चलिए एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन और कवर करेंगे। टॉपिक है हमारे पास कोरिलेशन ऑफ रिस्क। पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या है? रिलेटेडनेस ऑफ रिस्क, रिलेटेडनेस ऑफ रिस्क। समटाइम 2 रिस्क जो है वो आपस में क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। 2 रिस्क आपस में रिलेटेड होते हैं। लाइक एक रिस्क दूसरे रिस्क को भी अफेक्ट करेगा। तो ये जो रिस्क आपस में रिलेटेड होते हैं, एक रिस्क से दूसरा रिस्क अफेक्ट होता है, इसे क्या नाम दिया जाता है? कोरिलेशन ऑफ रिस्क। लाइक कंपनी का एनवायरमेंटल रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा, तो साथ ही कंपनी की रेपुटेशन भी अफेक्ट होगी, कस्टमर भी लूज होगा। क्या ख्याल है? एनवायरमेंटल रिस्क कम करोगे आप, एनवायरमेंट को बचाने के लिए बचाओगे तो एनवायरमेंटल रिस्क कम हो गया, उससे उतनी ही आपकी रेपुटेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या ख्याल है? एनवायरमेंटल रिस्क इंक्रीज हुआ तो साथ ही रेपुटेशन आपकी जो है वो भी अफेक्ट होगी। ठीक है, कोरिलेशन आपस में रिलेटेड है। एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करोगे तो पैसा लगाओगे आप, पैसा लगाने से आपके खर्चे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल रिस्क अफेक्ट होगा। तो ये जो आपस में एक के अराइज होने से दूसरा भी अफेक्ट हो रहा है रिस्क, तो ये क्या है? रिलेटेड रिस्क या कोरिलेशन ऑफ रिस्क। अब कोरिलेशन 2 तरह की होती है, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्या है कि जहां पे बोथ रिस्क सेम डायरेक्शन में मूव होंगे, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन। लाइक एनवायरमेंटल रिस्क एंड रेपुटेशन रिस्क। एनवायरमेंटल रिस्क इंक्रीज होगा तो रेपुटेशन रिस्क भी इंक्रीज होगा।
एनवायरमेंटल रिस्क डिक्रीज होगा तो रेपुटेशनल रिस्क भी डिक्रीज होगा। नेगेटिव नहीं, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, लाइक एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल रिस्क। एनवायरमेंटल रिस्क को आप रिड्यूस करोगे तो इससे आपका फाइनेंशियल रिस्क कॉस्ट की सूरत में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या ख्याल है? हाँ, एनवायरमेंटल रिस्क इंक्रीज होगा, क्यों, कॉस्ट नहीं आप लगा रहे, तो उस सूरत में फाइनेंशियल रिस्क आपका रिड्यूस रहेगा। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास YGT, H&G से वेरी प्रीवियस क्वेश्चन, YGT क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास बीपीपी किट में, YGT। सो क्या कहता है जी क्वेश्चन, पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, क्रिटिसाइज रॉस डूटाज बिलीव। रॉस डूटा कौन है हमें नहीं पता, अबाउट द नीड फॉर रिस्क असेसमेंट and explain why risks are dynamic and therefore need to be assessed regularly। और साथ आपने बताना है कि रिस्क जो है वो डायनामिक मीन चेंज होते रहते हैं, इसलिए रेगुलर बेसिस पे असेस करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ऑन जनरल बातें की जा सकती हैं कि लॉ रेगुलेशन अगर चेंज होते हैं तो अल्टीमेटली लॉ रेगुलेशन के चेंज होने से क्या होता है, नए रिस्क आपको फेस करना पड़ते हैं, पहले वाली रिस्क वैसे नहीं रहते, नए रिस्क आपको फेस करना पड़ते हैं। तो इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पे रिस्क असेस करना चाहिए रिगार्डिंग न्यू लॉ रेगुलेशन। क्यों, अगर कंप्लाई नहीं करेंगे तो फाइन पेनल्टी बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। दूसरा, इंडस्ट्री मार्केट की बात करें तो पास्ट में ये होते थे स्टेबल स्टैटिक। इंडस्ट्री मार्केट के लिए एक टर्म यूज की जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बोले तो इंडस्ट्री मार्केट, पास्ट में ये क्या होते थे, स्टेबल स्टैटिक, मीन आए दिन नई नई चेंजेस नहीं आती थी, जब टेक्नोलॉजी नामी कोई चीज़ नहीं होती थी तो आप एक ही तरह से बिजनेस को चलाते रहते थे सदियों भर। लेकिन अब इंडस्ट्री मार्केट क्या हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, डायनामिक हो गए हैं या चेंजिंग हो गए हैं, मीन टेक्नोलॉजी का दौर है और आए दिन नई नई इनोवेशन हो रही हैं, कंपैक्टर आए दिन कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, तो आपको भी वो नया करना है, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। सो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स डायनामिक नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, को आए दिन नए नए रिस्क फेस करना पड़ते हैं ड्यू टू इनोवेशन, तो इसलिए भी रिस्क रेगुलर बेसिस पे असेस करना ज़रूरी है। क्या ख्याल है? कुछ बातें और भी की जा सकती हैं, लाइक कुछ फैक्टर्स जो हैं जिन्हें पेस्टल फैक्टर का नाम दिया जाता है या पॉलिटिकल फैक्टर का नाम दिया जाता है। पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो आए दिन बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, और जैसे कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ आती है, ये इकॉनमी में नई फ्लक्चुएशंस आती हैं, या सोशल फैक्टर भी आजकल तेज़ी से चेंज होते हैं, मीन कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट चेंज होती हैं, तो उस सूरत में बिज़नेस को कुछ नई रिस्क फेस करना पड़ते हैं, तो इसलिए भी हमें रेगुलर बेसिस पे असेस करने चाहिए। क्या ख्याल है? फिर पढ़ते हैं क्या है। तो क्या करना है, आपने क्रिटिसाइज़ करना है रॉस डूटा बिलीव अबाउट द नीड फॉर रिस्क असेसमेंट and explain why risks are dynamic and therefore need to be assessed regularly. So the board of YGT discussed its need for timely risk information. हमें रेगुलर बेसिस पे, टाइमली बेसिस पे रिस्क की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। The consensus of the meeting was that risk consultants should be engaged to review the risk facing the company. One director, Ras Dutta, said that she felt that this would be a waste of time, waste of money, as the company needed to concentrate its resources on improving organizational efficiency rather than on gathering risk information. क्या कहता है वो? वालेकुम। सो रिक्वायरमेंट ए में हमने क्या करना है, रॉस डूटा की बिलीव अबाउट रिस्क असेसमेंट को क्रिटिसाइज करना है, मीन अगेंस्ट बातें करनी है, और बताना है कि रिस्क डायनामिक हैं, मीन चेंज होते रहते हैं, इसलिए रेगुलर बेसिस पे इन्हें असेस करना ज़रूरी है। सो क्या कहते हैं, द बोर्ड ऑफ YGT डिस्कस्ड इट्स नीड फॉर टाइमली रिस्क इंफॉर्मेशन, कि टाइमली बेसिस पे रिस्क इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। The consensus of the meeting was that risk consultants should be engaged to review the risk facing the company.
One director, Raj Dutta, said that she felt that this would be a waste of money as the company need to concentrate its resources on improving organizational efficiency rather than on gathering risk information. कि रिस्क इन्फॉर्मेशन लेना जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है, हमें कॉस्ट कहीं और लगानी चाहिए. She said that many risks didn't change much and hardly ever materialized and so can mostly be ignored. The rest of the board, however, believed that a number of risks had recently emerged while others had become less important, and so the board wanted a current assessment as it believed previous assessment might now be outdated. लेकिन बाकी बोर्ड मेंबर चाहते हैं कि नहीं, हमारी पुरानी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो ओल्ड हो चुकी है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अब नए सिरे से जो है रिस्क असेस करने चाहिए और असेस करने के लिए नए रिस्क की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए. अगर यहाँ तक हम देखें तो मेरे ख्याल से पार्ट एक आंसर हम दे सकते हैं कि पहले तो उसकी जो बिलीव है कि रिस्क के ऊपर जो है वो कॉस्ट लगाना जो है वो गलत है. रिस्क की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो ये बिलीव उसकी रॉन्ग है. क्यों? अगर कोई रिस्क राइज होता है तो उससे लॉस जो है वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए रिस्क की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए. कोई इन्फॉर्मेशन होगी, क्या रिस्क नए फेस करना पड़ रहे हैं, तो फिर जाके उसे मैनेज भी किया जाएगा. तो कॉस्ट बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसकी बिलीव क्या है, रॉन्ग है. और रिस्क डायनामिक होते हैं. क्यों डायनामिक होते हैं? एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो पास्ट में क्या होता था, स्टेबल स्टैटिक होता था. आए दिन नई नई चेंजेस नहीं आती थी, कोई टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था. अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आए दिन नई नई इनोवेशन आती हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन इंडस्ट्री मार्केट क्या हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, चेंजिंग. तो आए दिन नई नई इनोवेशन की सूरत में कंपैक्टर कुछ नया कर रहे हैं तो नए नए रिस्क फेस करना पड़ते हैं. तो नए रिस्क को मैनेज करने के लिए उन रिस्क की इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो 2 पॉइंट बन गए. एक तीसरा पॉइंट हम बनाएंगे कि पेस्टल फैक्टर, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल फैक्टर जो है वो आए दिन अब चेंज होते रहते हैं. गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़. इकोनॉमिक फैक्टर चेंज होते हैं. सोशल फैक्टर, कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट चेंज होती हैं. तो उस सूरत में बिजनेस को नए रिस्क फेस करना पड़ते हैं, और नए रिस्क फेस करना पड़ते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस को. तो ज़रूरी है रिस्क असेसमेंट. एक हम बात कर देंगे लॉ एंड रेगुलेशंस की, कि जब भी लॉ रेगुलेशन चेंज होते हैं तो उसकी कंप्लाइंस बिजनेस के लिए ज़रूरी है. और अगर बिजनेस कंप्लाई नहीं करेगा तो ऑब्वियसली फाइन पेनल्टीज इंपोज होंगी. तो चेंज इन लॉ रेगुलेशन की सूरत में भी नए रिस्क फेस करना पड़ते हैं, तो इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है. तो मिला के ये कोई 8 नंबर के लिए 4 पैराग्राफ हम 2-2 नंबर के लिए बना देंगे. बाकी क्वेश्चन में वापस चलते हैं. क्या कहता है जी, द टीम ऑफ रिस्क कंसल्टेंट कंप्लीटेड द रिस्क ऑडिट. रिस्क उन्होंने कोई आइडेंटिफाई किए. दे आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड 6 पोटेंशियल रिस्क A, B, C, D, E एंड F. इनके 6 रिस्क उन्होंने आइडेंटिफाई किए. And the following information was discussed when the findings were presented to the YGT board. Risk A was assessed as unlikely. अनलाइकली मीन प्रॉबेबिलिटी जो है वो लो है, एंड लो इम्पैक्ट मीन प्रॉबेबिलिटी भी लो है और इम्पैक्ट भी लो है. तो क्या करना चाहिए, ऐसे रिस्क को एक्सेप्ट करना चाहिए. क्या ख्याल है? While risk B was assessed as highly likely to occur and with a high impact, तो इसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. The activity giving rise to both A and B, however, are seen as marginal in that, mean इतनी important नहीं है activity, तो इसलिए avoid किया जा सकता है. While the activity do have a value and are capable of making good return, neither is strategically vital. हाँ, अगर strategically important होती तो फिर avoid नहीं करना था. क्यों? इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ अवॉइड करने का मतलब बिजनेस बंद करना है. तो ए और बी को इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसलिए बी को अवॉइड किया जा सकता है. रिस्क सी वाज असेस्ड एज लो प्रोबेबिलिटी बट विद अ हाई पोटेंशियल इम्पैक्ट. प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी लो है, लेकिन इम्पैक्ट क्या है, हाई है. तो उसे क्या करना है, ट्रांसफ़र करना चाहिए. कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इंश्योरेंस करवा के ट्रांसफ़र किया जा सकता है. So, but with a high potential impact and also arises from an activity that must not be discontinued. इसलिए इसे बंद नहीं करना. दो इम्पैक्ट हाई है लेकिन बंद नहीं करना, चलानी है, ट्रांसफ़र करके मैनेज करना है. Although alternative arrangements for being the risk are possible.
The activity giving rise to risk C was recently introduced by YGT as a result of a new product launch. और वैसे भी ये नई एक्टिविटी है तो माइट भी इतना आइडिया नहीं है कि कैसे चलना है, तो किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करके इसे मैनेज किया जा सकता है, कोई पॉलिसीज़ अडॉप्ट करके मैनेज किया जा सकता है। दो इम्पैक्ट हाई है लेकिन अवॉइड नहीं करना। एंड रिस्क डी वाज असेस्ड एज अ हाईली लाइकली, मीन प्रॉबिलिटी हाई है उसकी, बट विद अ लो पोटेंशियल इम्पैक्ट, लेकिन इम्पैक्ट क्या है, लो है। तो इम्पैक्ट अगर लो है, प्रॉबिलिटी हाई है, तो उसे क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। कैसे, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, कंट्रोल्स अडॉप्ट करके चलना चाहिए ताकि उसके इम्पैक्ट को जो है वो आप रिड्यूस कर सको, उसकी अक्रंस को कम कर सको। एंड अरोज एज ए रिजल्ट ऑफ अ रिसेंट चेंज इन लेजिस्लेशन, और लॉ रेगुलेशन चेंज होने की सूरत में उसका इम्पैक्ट प्रॉबिलिटी हाई हुई है, तो क्या करना चाहिए, लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर करना चाहिए, उस लॉ रेगुलेशन की मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वाकई वो फॉलो हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। इट कैन नॉट बी इंश्योर्ड, ऑब्वियसली इंश्योरेंस करवानी भी नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस तो तब होगी अगर इम्पैक्ट हाई है, यहाँ पे इम्पैक्ट लो है। एंड नॉर कैन इट बी आउटसोर्स्ड। It is strategically important that YGT continue to engage in the activity that gives rise to risk D। हाँ, वाइड भी नहीं करना, क्यों, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है तो मैनेज करना हमें कंट्रोल्स पॉलिसीज़ के थ्रू, although not necessarily at the same level as is currently the case। So A को क्या करना है, B को क्या करना है, C को क्या करना है, D को क्या करना है, हमने बता दिया, और यही इसकी रिक्वायरमेंट भी थी। Using the TARA framework, select and explain the appropriate strategy for managing each of the risk A, B, C and D। Justify your selection in each case। तो A की हेडिंग दे के उसकी बात कर दें, B की हेडिंग दे के उसकी बात कर दें कि अवॉइड किया जा सकता है, क्यों, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, और मार्जिनल मीन सेकेंडरी एक्टिविटी है, प्राइमरी नहीं है। उसके बाद C की बात कर दें कि उसे हमने ट्रांसफ़र करना है, बंद नहीं करना, दो इम्पैक्ट हाई है, क्यों, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, और नहीं है तो अल्टीमेटली किसी को कंसल्ट करके मैनेज किया जा सकता है। और उसके बाद D की बात कर दें, 6 मार्क्स। आगे क्या कहता है जी, इन एडिशन रिस्क E and F वर आइडेंटिफाइड एंड रिस्क E was an environmental risk and risk F was classed as reputational risk। The risk consultant said that risk E and F could be related risk। related क्या है, कोरिलेशन ऑफ रिस्क के एक रिस्क से दूसरे रिस्क पे जो इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव होंगे, एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। जो इन्वायरमेंटल और रेपुटेशन रिस्क हैं कि इन्वायरमेंटल रिस्क इंक्रीज़ होगा तो साथ ही बिजनेस की रेपुटेशन भी मारी जाएगी, मीन वो भी इंक्रीज़ होगा। इन्वायरमेंटल रिस्क को कम करोगे तो इससे आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, मीन रेपुटेशन रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज होगा। एनवायरमेंटल रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क को कम करोगे, कॉस्ट लगा के एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश करोगे तो साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ने से क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। सो क्या कहता है जी, रिस्क ई और एफ क्या है, रिलेटेड रिस्क हैं। सो द रिस्क कंसल्टेंट सेड दैट रिस्क ई एंड एफ कुड बी रिलेटेड रिस्क इन द फॉर्मल फीडबैक टू द बोर्ड ऑफ YGT। The consultant said that the company had to develop a culture of risk awareness and that this should permeate at all level of the company। Part C for 5 marks। Explain what related risk are। So related risk का मतलब क्या है, correlation of risk, mean relationship between two risk, like one risk will affect the other risk। And describe how risk E and F might be positively correlated। तो पॉजिटिव कोरिलेशन है क्या कि इफ वन रिस्क इंक्रीजेज एंड अदर रिस्क विल आल्सो इंक्रीजेज, लाइक एनवायरमेंटल एंड रेपुटेशन रिस्क। इफ एनवायरमेंटल रिस्क इंक्रीजेज ड्यू टू नॉट कंसीडरिंग impact of business operation on environment, then company reputation, company image will also be affected. So reputation risk also increases। And if company focus on environmental impact, like implementing some cost to reduce environmental damage, environmental risk will be decreases, so reputation risk also decreases। तो 5 नंबर के लिए बातें भी की जा सकती हैं, क्या ख्याल है। सो क्या हमने कवर कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, कोई 6 स्टेप्स, उसके अंदर से कंट्रोल कैसे करना है, एक टारा फ्रेमवर्क हमने कवर कर लिया।
एक छोटा सा टॉपिक हमने रिस्क मैनेजर कवर कर लिया कि रिस्क कमेटी का मेंबर है, लेकिन रोल स्ट्रेटजिक लेवल पे नहीं, ऑपरेशन लेवल पे है, और काम क्या है, रिस्क की मॉनिटरिंग करना एट ऑपरेशन लेवल, और नए रिस्क जो है वो उनको आइडेंटिफाई वैल्यूट करना और रिपोर्ट करना रिस्क किसको, रिस्क कमेटी को। और हमने कोरिलेशन ऑफ रिस्क कवर कर लिया और 2 क्वेश्चन कवर कर लिया रिस्क के ऊपर, एक H&Z क्वेश्चन 20 जो था हमारे पास, और एक YGT जो हमारे पास क्वेश्चन 19 था। सो चलते हैं थोड़ा सा और आगे, नोट्स में अगर हम आए, नोट्स में अगर हम आ जाए, सो नोट्स में कवर करते हैं क्या क्या चीज़ें हमने कर ली हैं और क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अगर नोट्स में आपके पास रिस्क से रिलेटेड कोई चैप्टर होगा, चैप्टर 13 ऑन पेज 39, चैप्टर 13 ऑन पेज 39। सो फर्स्ट पेज जस्ट रीडिंग है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रोल ऑफ रिस्क कमेटी, स्ट्रेटजिक ऑपरेशन रिस्क हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, एक्टिविटी 1 हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, पेज 40 पे जेनेरिक सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन स्टेक होल्डर हमने लास्ट लेक्चर में इसकी भी बात कर ली थी। नेक्स्ट पेज 41 पे गए तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स की थोड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म दी हुई हमने सिंपल करके बना ली, कवर कर ली। रिस्क मैनेजर कौन है हमने कवर कर लिया, जस्ट यहाँ से आपको एक दफ़ा रीडिंग करनी है। और उसके बाद हम चले गए पेज 42 पे, और वहाँ पे हमें एक अच्छा सा टॉपिक मिल गया, एम्बेडेड रिस्क। सो बात करते हैं एम्बेडेड रिस्क क्या है। Embedded with internal controls and embedded with culture। एम्बेडेड का मतलब होता है अटैच्ड या जुड़ा होना। एम्बेडेड का मतलब क्या है, अटैच्ड, जुड़ा होना या चिपका होना। एम्बेडेड रिस्क कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रिस्क सिस्टम जो है कंपनी के अंदर कोई सेपरेट सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, उसे कंट्रोल मॉनिटर करना है, तो कोई सेपरेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये अटैच्ड, जुड़ा होना चाहिए, एम्बेड होना चाहिए विद इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी और विद इन कल्चर ऑफ द कंपनी। इसलिए कोसो ने जो है वो कहा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स का एक कंपोनेंट है रिस्क असेसमेंट भी। सो एम्बेडेड विद इन इंटरनल कंट्रोल कैसे होगा कि जब मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज डिफाइन कर रही होती है तो रिस्क मैनेजर को कंपनी की मैनेजमेंट के साथ वर्क करना चाहिए कि जब इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज डिफाइन की जा रही हैं तो साथ रिस्क पॉलिसीज भी उसमें क्या की जाए, इंक्लूड की जाए, मीन डिफाइन की जाए। मीन क्लोज वर्क होना चाहिए किसका, वर्किंग ऑफ रिस्क मैनेजर विथ मैनेजमेंट वाइल डिफाइनिंग इंटरनल कंट्रोल। इसके अलावा क्या करना चाहिए कि रिस्क मैनेजर और इंटरनल ऑडिटर को भी क्लोजली वर्क डिफाइन करना चाहिए। क्यों? इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कंट्रोल वीकनेसेस को हाईलाइट करना, और रिस्क मैनेजर का काम क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। तो रिस्क मैनेजर और इंटरनल ऑडिटर इनको भी क्लोजली वर्क परफॉर्म करना चाहिए ताकि इंटरनल ऑडिटर जब कंट्रोल वीकनेसेस देख रहा होता है तो साथ रिस्क पॉलिसीज़ की मॉनिटरिंग भी की जा सके या नए रिस्क आइडेंटिफाई किए जा सके। तो इस तरह से क्या होगा, रिस्क इम्बेड हो जाएगा विद इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी। फिर कहता है रिस्क को इम्बेड करना विद इन कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी। कल्चर क्या होता है? वैल्यूज़ या बिलीव्स, एम्प्लॉयज़ की जो वैल्यूज़ या बिलीव्स हैं उसे नाम दिया जाता है कल्चर का।
तो रिस्क सिस्टम कोई सेपरेट सिस्टम नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय के दिमाग के अंदर, उनके बिलीव्स के अंदर, उनकी वैल्यूज़ के अंदर ये होना चाहिए कि हाँ, हमें ये चीज़ भी फोकस करनी है। और कैसे एम्प्लॉयज़ के दिमाग में ये एम्बेड किया जा सकता है कि एम्प्लॉय को जब अपॉइंट किया जा रहा है तो उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग की जा रही है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग के टाइम पे उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करते हुए साथ आपको रिस्क सिस्टम भी डिफाइन करना है। मीन बताना है आपके लेवल पे क्या क्या रिस्क राइज होते हैं और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। जिससे क्या होगा, उनके दिमाग के अंदर, उनकी बिलीव के अंदर रिस्क सिस्टम भी क्या हो जाएगा, इम्बेड हो जाएगा। मीन अपने रूटीन काम के साथ साथ वो रिस्क को भी फोकस करेंगे। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कौन सेट करता है? टॉप मैनेजमेंट, जिसे टॉन एट टॉप का नाम दिया जाता है, मीन कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, डिफाइन करती है। क्यों? जैसी टॉप मैनेजमेंट होती है, जिन चीज़ों को वो प्रायोरिटाइज करते हैं, नीचे एम्प्लॉयज़ भी उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो भी उन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए रिस्क सिस्टम की तरफ कंट्रोल एनवायरनमेंट मीन टॉन एट टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट रिस्क को प्रॉपर्ली फोकस कर रही है तो नीचे एम्प्लॉयज़ भी क्या करेंगे, अपने दिमाग, अपनी बिलीव के अंदर रिस्क सिस्टम को इंपॉर्टेंस देंगे। मीन रिस्क सिस्टम जो है वो फॉलो होना शुरू हो जाएगा। कल्चर के अंदर इम्बेड करने के लिए क्या करना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट को कुछ रेगुलर रिपोर्ट्स जो हैं वो भी इशू करनी चाहिए कि क्या नए नए रिस्क बिजनेस को फेस करना पड़ रहे हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। उसे रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन करनी चाहिए। मीन रिपोर्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि एम्प्लॉय को क्या किया जा सके, अवेयरनेस दी जा सके किस चीज़ की, नए रिस्क की और उनकी मैनेज की, ताकि एम्प्लॉय रिस्क को फोकस कर सके। कल्चर में रिस्क को एम्बेड करने के लिए क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को कुछ रिवार्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ जो नए बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने में या रिस्क को मैनेज करने में हेल्प देगा, उनको सपोज कोई रिवार्ड दिए जाएंगे। क्यों? वो रिवार्ड लेने के लिए एम्प्लॉय क्या करेंगे, फिर रिस्क को फोकस करेंगे, मीन रिस्क को इम्पोर्टेंस देंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे। तो उससे क्या होगा, कल्चर मीन बिलीव्स के अंदर, एम्प्लॉयज़ की नॉर्म्स, वैल्यूज़ के अंदर रिस्क इम्बेड हो जाएगा। सो इम्बेडेड रिस्क क्या कहता है कि रिस्क सिस्टम कोई सेपरेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, इम्बेडेड होना चाहिए विद इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इंटरनल कंट्रोल में कैसे एम्बेड किया जाएगा कि रिस्क मैनेजर और कंपनी की मैनेजमेंट को क्लोजली वर्क परफॉर्म करना चाहिए, वाइल डिफाइनिंग इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज, रिस्क पॉलिसीज भी इंक्लूड करनी चाहिए। इंटरनल ऑडिटर और रिस्क मैनेजर को क्लोजली वर्क परफॉर्म करना चाहिए, वाइल रिव्यूइंग, मॉनिटरिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होना चाहिए, रिस्क की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। और कल्चर में कैसे एम्बेड करना है कि इंडक्शन ट्रेनिंग में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्क सिस्टम भी आपने कम्युनिकेट करना है। टोन एट टॉप मीन कंट्रोल एनवायरनमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट एटीट्यूड रिगार्डिंग रिस्क पॉजिटिव होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट्स इशू करनी चाहिए अवेयरनेस ऑफ रिस्क देने के लिए, और एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स रिस्क सिस्टम कोई रिवार्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। सो एक छोटा सा टॉपिक एग्जामिनर किसी जगह पे टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जाएं पेज 42 पे, एम्बेडेड रिस्क के नीचे हमें एक टॉपिक मिलेगा पेज के बिल्कुल सेंटर में, डाइवर्सिफाइंग रिस्क, रिस्क को डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है, रिस्क को फैलाना। क्यों? जितना आप फैलाओगे उतना रिस्क का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। कैसे फैलाया जा सकता है, एक तो ट्रांसफ़र करके भी फैलाया जा सकता है, डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, या रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है कैसे, अपनी इन्वेस्टमेंट किसी एक इंडस्ट्री में करने की बजाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में करोगे तो इससे क्या होगा, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, फैल जाएगा और उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री डाउन में भी जाती है तो बाकी आपको प्रॉफिट देके क्या दे देगी, सर्वाइवल। अपनी प्रोडक्शन किसी एक जगह पे करने के बजाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट जगहों पे करना, ताकि अगर एक डिपार्टमेंट या एक जगह पे कोई मिस्टेक हो रही है तो दूसरा क्या कर लेगा, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर देगा। साइन पढ़ते हैं क्या है, डाइवर्सिफाइंग रिस्क, स्प्रेडिंग रिस्क effectively reduces it. Operation risk may be diversified by producing in different geographical region, ताकि एक रीजन से मसले आ रहे हैं तो बाकी रीजन से जो है वो मसले नहीं आएंगे। एक जगह पे स्ट्राइक हुई है तो बाकी जगह पे स्ट्राइक नहीं होगी, तो बिजनेस चलता रहेगा। Poor performance of one division product may be offset by good performance of the other.
Diversification only work where returns are negatively correlated. मीन एक जगह पे अच्छाई तो दूसरी जगह पे बुराई, अगर एक पे बुराई दूसरी में भी बुराई है, मीन पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो फिर डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा नहीं है. एंड फाइनेंशियल रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट सेक्टर or by hedging. It can decrease potential for loss along with potential for gain. मीन सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्यों इससे रिस्क कम किया जा सकता है. तो एक छोटा सा टॉपिक था डाइवर्सिफाइंग रिस्क का मतलब क्या है. इसके अलावा नीचे हमारे पास कुछ थोड़ी थोड़ी रीडिंग और है तो वो करते हैं और फिर एक आध टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके क्वेश्चन करके तो रिस्क को वाइंड अप कर देंगे. रिस्क अवॉइडेंस हमें यहाँ पे दिया गया और अवॉइडेंस हमने कहा था कि अच्छी ऑप्शन नहीं है. क्यों? बिजनेस नाम ही रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ का है और हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होता है, तो इसलिए अवॉइडेंस अच्छी ऑप्शन नहीं है. तो रिस्क अवॉइडेंस है क्या? रिस्क स्ट्रैटेजी वेयर ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड रिस्क. इट इज़ मोर इफेक्टिव वे टू मैनेज रिस्क स्पेशली व्हेन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लो. मीन आपकी अफोर्डेबिलिटी लो है तो फिर तो अवॉइडेंस की तरफ जाया जा सकता है, वरना नहीं. इट मीन्स नॉट एंटरिंग इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द रिस्क दैट विल अराइज. फॉर कंटिन्यूइंग बिजनेस रिस्क अवॉइडेंस विल नॉट बी अ गुड डिसीजन बिकॉज कंपैक्टर मे इंक्रीज देयर प्रोडक्ट रेंज आर मार्केट शेयर. मीन वो रिस्क लेके आगे निकल जाएगा. रिस्क अवॉइडेंस मे बी फीजिबल व्हेन रिस्क कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पार्टी or activities have a very high chance of failure. नीचे रिस्क रिटेंशन क्या है? रिस्क एक्सेप्ट करना, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट दोनों लो हों. नहीं, शायद असेस किया कि अभी इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी लो है तो एक्सेप्ट करके चलते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट करके चलना समटाइम सुसाइड भी हो सकता है. कोशिश करना है कि थोड़ी बहुत पॉलिसीज़ के थ्रू उसे रिड्यूस करके चलना चाहिए, सीधा सीधा एक्सेप्ट करके भी नहीं चलना चाहिए. So क्या कहते हैं? द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू रिटेन रिस्क, एक्सेप्ट रिस्क. द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव ए हायर रिस्क एपेटाइट. मीन अफोर्डेबिलिटी रिस्क की कंपनी की क्या है? हायर है. रिस्क मे बी रिटेन्ड व्हेन द कंसिक्वेंसेस ऑफ रिस्क टेकिंग आर लेस देन द कॉस्ट मैनेज इट. मीन इसको मैनेज करने की कॉस्ट ज़्यादा आती है इसलिए आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो, मीन उसे मैनेज नहीं कर रहे. ऑर्गेनाइजेशन मे एस्टिमेट अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हैपनिंग एंड मे टेक अ चांस बाय असेसिंग रिस्क. When the cost of transferring risk to another party is higher than the benefit, मीन इंश्योरेंस करवाने पे कॉस्ट ज़्यादा आती है, ऑर्गेनाइजेशन में चूज टू टेक द रिस्क. अब थोड़ी सी नीचे उसने कुछ बातें कर दी. एटीट्यूड टू वर्ड्स रिस्क टेकिंग. मीन कंपनी या रिस्क सीकर हो सकती है या रिस्क वर्स हो सकती है. अब कौन सी कंपनी रिस्क सीकर होगी? वो कंपनी जब भी नई नई मार्केट में एंटर हुई है. हाँ, वो कंपनी जिसकी मार्केट में अच्छी पोजीशन है वो क्या करती है? रिस्क अवॉइड करने की कोशिश करती है. एक कंपनी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो रिस्क सीकर होगी? नहीं. पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट में अगर नाम अच्छा है तो रिस्क अवॉइडेंस होगी. हाँ, एक कंपनी के पास रिजर्व में ज़्यादा पैसा पड़ा है तो वो तो रिस्क सीकर होगी. जिसके पास रिजर्व में पैसा नहीं पड़ा लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन रिजर्व में पैसा नहीं पड़ा तो वो क्या करेगी? रिस्क को अवॉइड करेगी. एक नई कंपनी ऑलवेज रिस्क सीकर होगी. सो क्या कहता है? द ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट डिटरमाइंस फॉर्मुलेशन ऑफ रिस्क स्ट्रैटेजी. द रिस्क एपेटाइट, अफोर्डेबिलिटी एंड रिस्क कैपेसिटी, रिस्क बेयरिंग indicates how much risk can organization take. Organization may take risky projects if they have larger risk appetite. Once risk capacity has been reached, मीन आपके पास 10 मिलियन के रिजर्व पड़े हैं और आपने ऑलरेडी 3-3 मिलियन के 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, तो बाकी कैपेसिटी कितनी है? जस्ट 1 मिलियन. तब अगर 3 मिलियन का नया प्रोजेक्ट आता है तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. क्यों? आपकी कैपेसिटी से बाहर चला गया है. क्यों? आपकी कैपेसिटी ऑलरेडी रीच हो चुकी है. सो वंस रिस्क कैपेसिटी हैज़ बीन रीच्ड, ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्यूज टू टेक मोर रिस्क एंड ट्राई टू ट्रांसफर रिस्क और अवॉइड इट ऑल टुगेदर. ऑर्गेनाइजेशन में मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट टू डाइवर्सिफाई रिस्क. मीन आप क्या करते हो? डाइवर्सिफाई करते हो डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके. साइज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कोरिलेट विद दिस रिस्क एपेटाइट. मीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका रिस्क एपेटाइट हाई होगा, मीन रिस्क सीकर पे चलेगी? नहीं, रिजर्व पे डिपेंड करता है उसके पास रिजर्व कितने हैं. अ स्मॉल न्यूली फॉर्म्ड कंपनी मे टेक मोर रिस्क टू गेट इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड एन ओल्ड बिजनेस मे बिकम रिस्क अवर्स टू प्रोटेक्ट इट्स मार्केट शेयर.
अ न्यू बिजनेस, अ न्यू प्रोडक्ट कैरीज मोर रिस्क, क्यों, अभी पता नहीं मार्केट में एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। स्मॉल प्रोडक्ट रेंज कैरिड मोर रिस्क, क्यों, एक दो प्रोडक्ट आप लेके मार्केट में एंटर हुए और वो भी कस्टमर ने मुंह ना लगाई तो फेल हो गया, इसलिए ज़्यादा प्रोडक्ट वैरायटी लेके मार्केट में एंटर होना चाहिए। अ डेवलप्ड कंपनी विद फंक्शनिंग बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट विल कैरी लेस रिस्क देन अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर कैरी लेस रिस्क एज लॉस ऑफ वन डिवीजन मे बी ऑफसेट बाय अदर। और नेक्स्ट ये कहता है बिजनेस ऑपरेटिंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज वुड फेस हायर रिस्क, क्यों, हर एरिया के लॉ रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होते हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है, तो इसलिए रिस्क ज़्यादा होते हैं। अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वुड फेस मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर एंड इंट्रैक्शन विद एनवायरमेंट एंड विल फेस एमर्जिंग रिस्क एट ऑल टाइम। नीचे उसने दे दिया नेसेसिटी ऑफ रिस्क टेकिंग, मीन कहाँ पे आपको रिस्क लेके चलना है, एक्सेप्ट करना होता है। आ रिस्क अवॉइडेंस अप्रोच में लीड टू स्टेगनेशन, आ डिक्लाइन ऑफ बिजनेस, मीन बिजनेस आपका रुक जाएगा, मीन आगे जो है वो नहीं बढ़ेगा। ट्रांसफरिंग रिस्क हैज़ एसोसिएटेड कॉस्ट विच नीड टू बी अकाउंटेड फॉर, क्यों इंश्योरेंस करवाओगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना पड़ेंगे। इंक्रिंग एन एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ रिस्क मेक्स द बिजनेस मोर कंपैटिव, मीन जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना रिटर्न ज़्यादा, तो कंपटीशन को ज़्यादा डील करोगे। टेकिंग हायर रिस्की प्रोजेक्ट में प्रोवाइड हायर रिटर्न विच में एनेबल द बिजनेस टू हैव एक्स्ट्रा सरप्लस टू इन्वेस्ट एल्सवेयर। सो यहाँ तक कुछ चीज़ें हमने कवर कर ली, बाकी कुछ चीज़ें रिस्क के अंदर और हैं, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें कवर करेंगे, एक आध अच्छा सा क्वेश्चन और देखेंगे और चैप्टर को कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइंड अप करते। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।